Welcome to Bhutia Midnight. नमस्ते। पश्चिम बंगाल में एक जगह है कुर्सियांग और वहाँ एक पहाड़ी है डाउ हिल। इसका नाम सुनते ही मुझे लगता है कई लोगों के दिमाग में वो घना जंगल, कोहरा और एक बिना सिर वाले लड़के की कहानी आ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये कहानियां आती कहाँ से हैं और एक इतना खूबसूरत हिल स्टेशन वो भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक कैसे बन गया। आज की हमारी पड़ताल इसी पर है और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो है 1890 के दशक की एक डायरी, एक ब्रिटिश प्रशासक की। दूसरा 70 के दशक की स्थानीय लोक कथाओं का एक संग्रह। फिर एक आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन है जो इस इलाके में घोस्ट टूरिज्म के असर को देखता है। और आखिर में एक भारतीय पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी की हालिया जांच रिपोर्ट। देखिए, हमारा मकसद ये साबित करना नहीं है कि कुछ सच है या झूठ। हम बस ये समझना चाहते हैं कि डाउ हिल की ये जो पहचान है, ये बनी कैसे। और ये पड़ताल जरूरी भी है क्योंकि डाउ हिल की कहानी सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है। ये इतिहास, मनोविज्ञान और हमारी संस्कृति, इन सब के ताने बाने की कहानी है। और हमारे स्रोत यही बताते हैं कि सच्चाई जो होती है वो अक्सर इन किंवदंतियों से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प होती है। तो चलिए इसी जटिलता को सुलझाते हैं। शुरुआत इतिहास से करते हैं। ये जो 1890 की डायरी है हमारे पास विक्टोरिया बॉयज स्कूल के बारे में, वो क्या बताती है? क्या उसमें किसी अजीब घटना का कोई जिक्र है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उस डायरी में अलौकिक जैसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें वो कच्चा माल जरूर है जिससे बाद में कहानियां बनी। वो प्रशासक लिखते हैं कि स्कूल का निर्माण बहुत मुश्किल हालात में हुआ था। मलेरिया और दूसरी बीमारियों से कई मजदूरों की मौत हुई और सर्दियों में मौसम बहुत बहुत ज्यादा कठोर होता था और उस जमाने में बच्चों के लिए अनुशासन भी बहुत सख्त था। डायनी में एक जगह लड़कों के बीच गहरी उदासी और पहाड़ों के अकेलेपन का जिक्र भी है। तो आप देखिए, यहाँ भूत नहीं है लेकिन दर्द है, अकेलापन है और मुश्किलों की एक मजबूत नींव रखी जा रही थी। ये तो बहुत बहुत अहम बात है। मतलब एक ऐतिहासिक सच है, दुख और तकलीफ का, जो बाद में शायद भूत प्रेत की कहानियों का आधार बन गया। अक्सर पुराने स्कूल, अस्पताल या जेल, इन्हीं जगहों को तो भूतिया माना जाता है। शायद इसी वजह से उनकी दीवारों में एक इमोशनल हिस्ट्री कैद होती है। बिल्कुल, मनोविज्ञान में इसे स्थान की स्मृति या प्लेस मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जब किसी जगह के साथ बहुत मजबूत भावनाएं जुड़ जाती हैं तो लोग वहां एक खास तरह की ऊर्जा महसूस करते हैं। और डाउ हिल के मामले में वो घना कोहरा, चीड़ के पेड़ों से आती हवा की आवाज और वो पुरानी औपनिवेशिक इमारत का नजारा, ये सब मिलकर उस ऐतिहासिक उदासी को और बढ़ा देते हैं। माहौल ही ऐसा है जो कल्पना को उड़ान भरने के लिए उकसाता है। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक बुनियाद हो गई। अब आते हैं सबसे मशहूर कहानी पर, बिना सिर वाला लड़का। हमारे पास जो 1970 के दशक की लोक कथाओं का संग्रह है, क्या उसमें इस कहानी का कोई जिक्र मिलता है? और यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। उस संग्रह में डाउ हिल के जंगलों से जुड़ी कई कहानियां हैं। जंगल के रखवाले आत्माओं का जिक्र है जिन्हें भंजाखड़ी कहा जाता है। खोए हुए बच्चों की आत्माओं की बात भी है जो रात में रोते हैं। लेकिन एक भी कहानी में किसी बिना सिर वाले लड़के का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। क्या एक भी नहीं? जी, यानी ये कहानी शायद उतनी पुरानी नहीं है जितना हम सब सोचते हैं। तो फिर ये आई कहाँ से? क्या हमारे दूसरे स्रोत इस पर कोई रोशनी डालते हैं? हाँ, डालते हैं। हमारा जो समाजशास्त्रीय अध्ययन है वो ये बताता है कि 80 और 90 के दशक में जब टीवी और पत्रिकाओं में पैरानॉर्मल विषयों में दिलचस्पी बढ़ी, तब स्थानीय कहानियों ने भी ज्यादा सनसनीखेज रूप लेना शुरू कर दिया। देखिए, बिना सिर वाले भूत की जो छवि है वो पश्चिमी लोक कथाओं में बहुत लोकप्रिय है, जैसे स्लीपी हॉलो की दंत कथा। तो ये मुमकिन है कि वो जो पुरानी खोए हुए बच्चों की आत्मा वाली कहानी थी, उसी ने समय के साथ इस ज्यादा नाटकीय और डरावने रूप को अपना लिया हो। मतलब ये एक तरह का सांस्कृतिक विलय हो सकता है, जहां स्थानीय मान्यताएं और बाहर की दुनिया की पॉपुलर कहानियां, ये दोनों मिलकर एक नई ज्यादा ताकतवर कहानी बना देती हैं। और पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी की रिपोर्ट, क्या उन्हें ऐसा कुछ मिला जिससे इस कहानी को कोई बल मिले? रिपोर्ट तर्क और रहस्य का एक बेहतरीन मिश्रण है। उन्होंने डेथ रोड कहे जाने वाले रास्ते पर कई रातें गुजारी। उन्हें कोई बिना सिर वाला लड़का तो नहीं दिखा,
लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीजें जरूर दर्ज की जो किसी आम इंसान को डरा सकती हैं। जैसे उन्होंने नोट किया कि उस सड़क के कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी AMF असामान्य रूप से ज्यादा है, जो पुराने बिजली के तारों या जमीन के नीचे मौजूद प्राकृतिक खनिजों की वजह से हो सकता है। अच्छा। और कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक हाई EMF के संपर्क में आने से इंसान को बेचैनी, सिरदर्द और यहाँ तक कि मतिभ्रम मतलब हैलुसिनेशन जैसा महसूस हो सकता है। ओह, तो वो जो अदृश्य आंखों से देखे जाने वाली भावना है जिसका जिक्र कई कहानियों में आता है, उसका एक संभावित वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी हो सकता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और स्कूल के अंदर से आने वाली आवाजों के बारे में क्या? स्कूल के बारे में उनकी रिपोर्ट और भी ज्यादा व्यवहारिक है। देखिए, स्कूल की इमारत बहुत पुरानी है। रात में जब तापमान गिरता है तो लकड़ी और धातु फैलती सिकुड़ती है, जिससे खटकने और चरमराने की आवाजें आती हैं। और चीड़ के घने जंगलों से जब तेज हवा गुजरती है तो एक तरह की सीटी या फुसफुसाहट जैसी आवाज पैदा होती है। इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये इतनी कम फ्रीक्वेंसी की होती है कि हम इसे सुन नहीं पाते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और इंफ्रासाउंड के बारे में ये साबित हो चुका है कि ये इंसानों में डर, बेचैनी और दहशत की भावना पैदा कर सकता है। तो जिन फुसफुसाहटों और चीखों की बात कहानियों में की जाती है, वो असल में हवा और पुरानी इमारत की आवाजें हो सकती हैं, जिन्हें हमारा दिमाग एक डरावने पैटर्न में फिट कर लेता है। ये तो एक तरह से हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर भी एक टिप्पणी है। ठीक, यही बात है। हमारा दिमाग एक पैटर्न खोजने वाली मशीन है। जब उससे अधूरे या अस्पष्ट सिग्नल मिलते हैं, जैसे कोहरे में कोई परछाई या हवा में कोई अनजानी आवाज, तो वो उन खाली जगहों को अपनी कल्पना और अपने डर से भर देता है। और डाउहिल का माहौल दिमाग को यही करने के लिए एक आदर्श कैनवस देता है। अब घोस्ट टूरिज्म वाले अध्ययन पर आते हैं। जी, ये पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे। इन कहानियों का स्थानीय जीवन पर क्या असर पड़ा है? इसका बहुत गहरा असर है। अध्ययन बताता है कि जैसे जैसे डाउहिल की भूतिया छवि इंटरनेट और टीवी शोज के जरिए फैली, वहां पर्यटकों की एक नई किस्म आने लगी, जिन्हें हम थ्रिल सीकर्स या रोमांच के शौकीन कह सकते हैं। इससे स्थानीय होटल, गाइड और दुकानदारों के लिए एक नया बाजार तैयार हो गया है। अब इन कहानियों को जिंदा रखना एक आर्थिक जरूरत भी बन गया है। तो अब ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं रही, बल्कि एक प्रोडक्ट बन गई हैं। मतलब गाइड पर्यटकों को डेथ रोड पर ले जाते समय कहानियों को और मिर्च मसाला लगाकर सुनाते होंगे। होटल मैनेजर शायद नए मेहमानों को जंगल में ना जाने की चेतावनी देकर माहौल बनाते होंगे। बिल्कुल। उस अध्ययन में एक स्थानीय गाइड का इंटरव्यू है जो मजाक में कहता है, सर, बिना सिर वाला लड़का हमारी रोजी रोटी चलाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक किंवदंती समुदाय की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाती है। इसमें कोई धोखा नहीं है, ये बस कहानी सुनाने की कला का एक व्यावसायिक रूप है। लोग एक अनुभव खरीदने आते हैं और स्थानीय लोग उन्हें वो अनुभव देते हैं। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो डाउहिल की एक बहुत ही अलग तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं है। सही कहा। ये एक ऐसी जगह है जहां एक मुश्किल और दर्द भरा ऐतिहासिक अतीत है, जिसने एक भावनात्मक नींव तैयार की। दूसरा, एक विशिष्ट भौगोलिक और प्राकृतिक वातावरण है, कोहरा, जंगल, इंफ्रासाउंड, जो बेचैनी और डर की भावनाओं को जन्म दे सकता है। तीसरा, समय के साथ विकसित होती लोक कथाएं हैं, जिन्होंने बाहरी संस्कृति से तत्व लेकर ज्यादा नाटकीय रूप ले लिया है। और अंत में एक आधुनिक आर्थिक व्यवस्था है जो इन कहानियों को बढ़ावा देती है और उन्हें जिंदा रखती है। वाह! इन चारों चीजों का मिश्रण ही डाउहिल को डाउहिल बनाता है। भूत असली हों या ना हो, लेकिन इन कहानियों को बनाने वाली ये ताकतें, ये 100% असली हैं। ये विश्लेषण तो मतलब खुद में किसी रहस्य से कम नहीं है। नहीं, वाह। ये हमें सिखाता है कि किसी भी जगह की पहचान कितनी परतों से मिलकर बनती है। हाँ। हमने डाउहिल को एक डरावनी जगह के तौर पर शुरू किया था, लेकिन अब ये मानवीय भावनाओं, इतिहास की गूंज और सामाजिक शक्तियों का एक केस स्टडी लग रहा है। तो अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए क्या बचता है? क्या डाउहिल का रहस्य सुलझ गया? शायद सुलझने से ज्यादा ये और गहरा हो गया है। हमने कैसे और क्यों के कई जवाब दिए, लेकिन एक सवाल फिर भी बाकी रहता है। पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी ने अपनी रिपोर्ट के अंत में एक फुटनोट लिखा है।
उन्होंने लिखा कि तमाम वैज्ञानिक उपकरणों और तार्किक व्याख्याओं के बावजूद उनकी टीम के 2 सदस्यों ने एक ही समय पर, एक ही जगह पर एक बच्चे के रोने की आवाज साफ साफ सुनी, जिसे कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं पकड़ सका। तो सारी व्याख्याओं के बाद भी एक अनसुलझा कोना बाकी रही जाता है। हमेशा। और शायद यही इन जगहों का असली आकर्षण है। हम भले ही 99% रहस्य को सुलझा लें, लेकिन वो बचा हुआ 1% ही है जो हमारी कल्पना को हमेशा के लिए जकड़ लेता है। शायद डाउनहिल का असली रहस्य भूतों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम इंसान क्यों हमेशा उस 1% अनजाने की तलाश में रहते हैं। एक बेहतरीन विचार। तो अगली बार जब कोई डाउनहिल की कहानी सुने, तो शायद वो सिर्फ डर के बारे में ना सोचे, बल्कि कहानी बनाने की इस पूरी प्रक्रिया के बारे में भी सोचे। आज की इस गहरी पड़ताल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार तक सोचते रहिए।